met the polling officials of the Election Commission of India, the guardians of our democracy. From organizing polling materials to strategizing logistics, ECI officials meticulously plan every step, overcoming any challenge to ensure that democracy flourishes. Where roads won't take us, we take to the skies. Because not even the sky is a limit in our quest to ensure that every last voter in this country is reached. We go the extra mile with a smile, so you don't have to, ensuring your vote is counted and your voice is heard in our democracy. Rain or shine, scaling mountains or navigating through last mile challenges, it's the bond of camaraderie that fuels our journey. The 15 million strong team works tirelessly to ensure that democracy thrives in every corner of the country. Let us honor the indomitable spirit of those who make this mammoth exercise possible. They make the festival of democracy, Chunav Ka Parv, possible, and the nation proud, Desh Ka Garv. नमस्कार। चुनाव का पर्व जो है उसको हम लगातार उसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। नतीजे सामने आ रहे हैं। परीक्षा में हजारों जो कैंडिडेट हैं वो बैठे थे, आज उन सब के नतीजे सामने आएंगे और इस समय 543 कैंडिडेट पास होंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि जो भारतीय मतदाता है वो भारतीय लोकतंत्र की जो प्रयोगशाला है वो उस प्रयोगशाला की भूमिका में रहता है और इसमें बहुत सारे सैफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं और इस तरह के डॉक्टरेट करने वाले लोग हैं जो इस सब पर अनुसंधान करते हैं। इस अनुसंधान में के मद्देनजर ही जो हम कुछ आज महत्वपूर्ण दिन है, अगर हम 2014 से लेकर अभी तक की बात करते हैं तो 2014 में मोदी बदलाव के लिए आते हैं, 2019 में वो एक राष्ट्रवाद के रूप में भी तब तक चीजें आ जाती हैं। हालांकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भाजपा का मौलिक एजेंडा रहा है, लेकिन 2024 के जो नतीजे आप अपने सामने देख रहे हैं उसका केंद्र कहां है? सिर्फ मोदी है या कुछ और भी है? देखिए अगर रामवीर जी, अगर पॉलिटिकल कैंपेन की बात की जाए तो बीजेपी के, आपने बिल्कुल कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो बीजेपी के मौलिक जो है कोर एजेंडा में रहा है, इससे इनकार नहीं कर सकता कोई भी। एक चीज ये है कि आपने जब देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव जस्ट अनाउंस होने वाले थे, मार्च में अनाउंस हुए, जनवरी के आसपास जो है राम जन्मभूमि मंदिर का जो है वो एक तरीके से ये हुआ कि निर्माण कार्य पूरा हो गया और अब लोग दर्शन करें। तो उस समय विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और पिछली बार जो राष्ट्रवाद था उस पे इस बार जो पूरी हिंदुत्व की वेव है वो चलेगी और बीजेपी जो है वो पिछली बार की तुलना में, और पब्लिक डोमेन में ये बात चल रही है, आज लोग चर्चा भी कर रहे थे न्यूज रूम में कि अगर ये उसी समय उसके 1-2 महीने बाद के अंदर ही अगर चुनाव करा देते और चुनाव को उतना लंबा नहीं खींचते तो शायद नतीजे थोड़े से अलग हो सकते थे। देखिए ये अपने आप में शोध का विषय हो सकता है कि क्या चुनाव और पहले होते तो मतदान और बेहतर हो जाता, क्या चुनाव और पहले होते, उसी के आसपास होते, इस इवेंट के आसपास होते तो बीजेपी की जो जिसे कहते हैं कि जीत का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बढ़ जाता। ये शोध का विषय हो सकता है। लेकिन एक बात यह भी हो सकती है कि अगर वो भी ना हुआ होता जनवरी में तो भी बीजेपी क्या ऐसा परफॉर्म कर पाती? कि अगर ये कहा जाए कि विशुद्ध रूप से ये जो परिणाम आ रहे हैं वो सरकार की परफॉर्मेंस पे हैं, भाई ये तो स्वीकार कर लीजिए कि नहीं इसमें क्या कहते हैं हिंदुत्व क्या बहुत बड़ा महत्व है, या ये अस्वीकार कर लीजिए कि नहीं साहब महत्व नहीं है क्योंकि लेट हो गया था तो महत्व तो इतना था ही नहीं, तो फिर पूरी तरीके से ये सरकार के कामकाज पे है। तो अगर ये सरकार के कामकाज पे है और 10 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार 272 का मार्क जो है बीजेपी अपने आप क्रॉस करती है या अपने एलाइज के साथ क्रॉस करती है, प्री पोल अलायंस है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये पोस्ट पोल को अलायंस तो है कि आपको नंबर नहीं मिले तो आप ढूंढ रहे हैं लोगों को, आप ढूंढ नहीं रहे, आपने पहले से तय कर लिया कि इनके साथ लड़ना है,
इनके साथ सरकार बनानी है। तो अगर 272 का जो मार्क है, हाफ वे मार्क है, वो बीजेपी अकेले लेती है तो भी ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, या अपने एलाइज के साथ लेती है तो भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये परीक्षण करने वाली बात होगी कि सरकार के कामकाज पे ये मैंडेट है या किन चीजों पे ये मैंडेट है। बिल्कुल। एनडीए भले ही सरकार बना ले, रुझानों में जो हमें कुछ दिख रहा है वो भले ही उसे हम देख रहे हैं, लेकिन एक बात तो ठीक है जो देवेंद्र जी भी इशारा कर रहे हैं जिस तरफ, बीजेपी की एक राष्ट्रीय चिंतन बैठक बहुत जल्दी होगी जिसमें इस सब पर चिंतन किया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए उसकी कुछ शुरुआत आप यहाँ से कर सकेंगे। देखिए रामवीर जी, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का जो तरीका है, उसका जो संगठन की संरचना है, ये तो होना ही है, क्योंकि आज 10 साल के बाद अगर इस तरीके का मैंडेट आ रहा है तो ये ऑब्वियस है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने 2014 से लेकर 24 तक में इस देश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, या जो भी उसके मुद्दे थे सब कुछ हुआ है और समाज के हर वर्ग को टच करने का प्रयास किया अपनी योजनाओं के माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को अकेले जो हम मैंडेट होते हैं 272 अगर नहीं आता है, जो अभी तक के रुझान में अभी 231-32 तक पहुंचा है बीजेपी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सीरियस विषय है और इस पे जो भी केंद्रीय नेतृत्व 238 है बीजेपी और अभी 96 पे है कांग्रेस फिलहाल। और एक बात ये भी मानी जाती है मनोज जी कि बीजेपी अकेली कैडर बेस्ड पार्टी बची है देश में, कांग्रेस के पास कैडर बचा नहीं है, वामपंथी देश से ठीक है एक तरह से लुप्त प्रजाति के तौर पर हैं, और यह भी साथ में माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज भले ही कम हुआ हो और जब ऐसा होता है तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, देखिए वो भी नहीं हो पाया। देखिए रामवीर जी, इसके 3 कारण हैं। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ऑब्वियस है कि इस देश की सबसे बड़ी कैडर पार्टी है और आपने खुद बोला कि वामपंथ आज कहीं दिख नहीं रहा है, खोजने पे नहीं मिल रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है, वो कांग्रेस में अपनी जगह तलाश कर रही है। और आज कांग्रेस ने बिना कुछ किए, आप पिछले 10 साल से कांग्रेस को उठा के देख लीजिए, इसने कोई भी इस देश में कैंपेन नहीं चलाया जो कि सरकार का जो अपोजिशन की जो भूमिका होती है वो उस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करे। लेकिन आज अगर जब सीट उसकी बढ़ रही है तो एक सोचने का विषय है कि आखिर क्या कारण है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं है तो फिर लोकतंत्र रह नहीं पाएगा। तो एक मजबूत विपक्ष चाहिए और सकारात्मक विपक्ष चाहिए। आप पिछले 10 साल का पार्लियामेंट का आप सेशन उठा के देख लीजिए, विपक्ष की क्या भूमिका रही है, कितने सेशन को उन लोगों ने सपोर्ट किया, किस तरीके से किया है, वो चाहे डिफेंस का मुद्दा हो या बॉर्डर पे जो हमारा जो घटना घटे उस पर विपक्ष का क्या पोजीशन था, हर चीज पे क्वेश्चन खड़ा करना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को आज मैंडेट नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें देश की जो जनता है, और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए इस देश में विपक्ष ने पहली बार जो नैरेटिव चलाया, जो कि आज हर पॉलिटिकल पार्टी जाति पे आधारित होकर टिकट का बंटवारा करती है लेकिन खुल के कोई बात नहीं करता है। लेकिन आज जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने, आप चाहे बिहार में आरजेडी को देख लीजिए, यूपी में अगर समाजवादी पार्टी आ रहा है तो उसका जो वोटिंग कॉम्बिनेशन, जो नेचर ऑफ उसका वोटर है, वो कैसे एड्रेस कर रहा है, उसको क्या बता रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे चुकी है। क्योंकि और मुझे लगता है कि देखिए लोकतंत्र में, चुनाव में अगर आप जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तभी आप कोई चीज कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल जो है वो थोड़ा देवेंद्र जी, इससे पहले मैं बता दूं रामवीर जी, थोड़े बहुत लीड पोजीशंस क्या हैं वो, मतलब चंद सीटों के। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी इज ट्रेलिंग अगेंस्ट कांग्रेस किशोरी लाल शर्मा इन अमेठी, while BJP leader Giriraj Singh is trailing from Begussarai seat by over 1,895 votes against CPI's Avdesh Kumar Rai. BJP's Kangana Ranaut is leading from Mandi against Congress's Vikramaditya Singh. Congress leader Rahul Gandhi is leading, दोनों जो उनकी सीट है उस पर वो लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं इसी बात को थोड़ा सा जो आगे बढ़ा रहा था, जो मनोज जी के साथ चल रही थी, लोग भले ही सांसद को वोट देते हैं, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र में मैं जब से जब से वोट देने लायक हुआ हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि अपने प्रतिनिधि के साथ साथ लोग लीडर को देखते हैं। पहले भी लोग नेहरू को देखते होंगे, फिर बाद में इंदिरा को देखते होंगे, बाद में जो ठीक है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो रहे होंगे पार्टी के, उधर जो है वो मोदी ऑब्वियसली जो है एनडीए के लिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी सामने हैं सबके और घोषित रूप से हैं।
जो इधर इंडिया है उसमें घोषित रूप से भी कोई नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये कह चुके हैं कि अगर इंडिया आता है तो 5-5 तो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं उधर। तो यहां पर कोई एक लीडर नहीं दिख रहा था, कोई एक लीडर नहीं दिख रहा था। और राहुल गांधी खुद भी जो है अपने आप को लीडर घोषित करने से, या कांग्रेस भी उनको लीडर घोषित करने से बच रही थी। बावजूद इसके इस तरह से हम पिक्चर को थोड़ा सा चेंज होते हुए देख रहे हैं, ये क्यों? देखिए बड़ा रामवीर जी आपको बहुत सिंपल सा जो एग्जाम्पल है वो देता हूं। राजीव ने अभी जो लीड और ट्रेंड के आंकड़े बताए उसमें से उन्होंने वीआईपीज को बताया कि वीआईपीज में ये लीड जो है वो कर रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ऐड कर दूं, फिलहाल जो फिलवक्त जो चल रहा है, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है जिस पे अमूमन कयास लगाए जाते हैं कि कितनी सीटें कितनी, वो लगभग वैसी ही है जैसा कि उस अनुमान में आ रहे थे, 39.6%, 39.56 टू बी एग्जैक्ट अभी फिलहाल। तो अनुमान के अनुसार वोट तो आ रहे हैं, हाँ, अगर कुल मिलाकर के, लेकिन सीटों में मतलब वो जो जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष इस बार गैप को बहुत कम करेगा, तो अब वो इंटरेस्टिंग होता है फेज में आ गया। मैं फिर राजीव मैं यहीं से फिर से शुरू कर रहा हूं। रामवीर जी आपका जो होम स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है और मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां पे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है बहुत अजीब सा दिख रहा है। ठीक, आप उसी एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करिए कि ये हो क्या रहा है। आपने जिस बैठक की बात की कि अभी एक चिंतन शिविर शुरू होगा, चिंतन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए क्योंकि चिंतनीय स्थिति है। आप ये देखिए कि ये तय सी बात है कि राम मंदिर निर्माण को एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में किया गया और इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई। लेकिन यूपी के जो परिणाम हैं वो आप जब देख रहे हैं तो वो जिस तरीके से दिख रहे हैं उसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि सिर्फ पीएम के फेस पे जो है वोट पड़ गया है। राजीव जब ये कह रहे हैं कि 39% का जो वोट शेयर है, जो कि बीजेपी के पिछली बार के वोट शेयर के लगभग 2% ज्यादा है, 37% के आसपास जो वोट शेयर है बीजेपी का लास्ट टाइम था, या 39 ही था। तो आप ये कहें वोट शेयर जस्ट कायम है। लेकिन यूपी में अगर मैं पूछूंगा, यूपी में अगर मैं एक मतदाता, मैं यूपी का मतदाता भी हूं और मैं यूपी की इस समय बात भी कर रहा हूं, तो यूपी में मैं 10 साल बाद यह भी पूछूंगा कि मैं इस बीजेपी के कैंडिडेट को ही क्यों वोट करूं। इसका तो काम ही नहीं। बीजेपी ने अपने वहां पे ज्यादातर कैंडिडेट्स को रिपीट किया है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए कि जब योगी जैसा जो लीडर है, जो कि वहां पे सीएम के रूप में, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई गवर्नमेंट जो है सेकंड टाइम रिपीट हो गई हो, और रिपीट ही नहीं हुई है। उन्होंने पिछली बार की तुलना में थोड़े घटे हुए नंबर से अपने अकेले दम पे सरकार बनाई है। एलाइस के बिना भी वो सरकार बन जाती। तो जब दो ऐसे मैजिकल लीडर हो और नंबर से आपके कम आ रहे हो, तब जबकि मायावती जैसा जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, तो इसका मतलब यह है बहुत साफ सा रामवीर जी कि स्थिति चिंतनीय है और आप जो है जनता में कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को लेकर एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी है। ये कह रहे हैं इसका पर्सनालिटी बेस्ड वोट जो है वो नहीं, आप इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ना बाबा हार रहे हैं ना बीजेपी हारी है, वहां पर कैंडिडेट हार रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ये चीज नहीं कहूंगा। मैं देखिए इतना घुमा फिरा के बात करने वालों में से नहीं हूं। हाँ। हार को भी आपको ये नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके नंबर ही नहीं आ रहे, लेकिन आपके नंबर्स जो है, जो आपने एक्सपेक्ट किए थे, जो आप सोच रहे थे कि कहीं विपक्ष नहीं है, ये तय बात है कि देखिए आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। अमेठी का आपने अभी रिजल्ट बताया, मुझे नहीं मालूम कि उसका फाइनल परिणाम क्या रहेगा, लेकिन अमेठी के बारे में जब भी बात की गई तो पिछली बार जहां पे राहुल गांधी अपना खुद का चुनाव हार गए थे, इस बार ये कहा गया कि डर के कारण नहीं लड़ रहे हैं या परिवार से डर के कारण कोई नहीं लड़ रहा है। वहां पे एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे अगर किशोरी लाल शर्मा जो है उन्होंने स्मृति ईरानी को इस समय पीछे कर रखा है, तो ये विशुद्ध रूप से ये बात हुई कि किशोरी लाल शर्मा कोई ऐसे फिगर नहीं है, कोई ऐसा जातिगत कॉम्बिनेशन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एंटी इनकम्बेंसी तो है। ये विशुद्ध रूप से राहुल गांधी के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी हो सकती तो क्या जो मिनिस्टर है उनके खिलाफ नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ पर्सनालिटी के बेस पे ये सोचें कि नहीं कोई चमत्कारिक लीडर आएंगे, सिर्फ वो रोड शो करेंगे और कहीं का परिणाम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर लोगों में स्थानीय मुद्दों को लेके, कैंडिडेट को लेके, कॉम्बिनेशन को लेके प्रॉब्लम है, तो आपको शायद कांग्रेस का संगठन भी नहीं होगा, कांग्रेस का संगठन भी यूपी में नहीं होगा, तो भी आपको सीटें बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। समाजवादी पार्टी को
विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल पहले कितनी सीटें मिली ये सबको पता है। अगर उसको कन्वर्ट आप करेंगे लोकसभा चुनाव में तो वो तो नंबर्स बहुत कम होने चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ राम नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इसे चुनाव के पर्व में। और नतीजे सामने हैं, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात जो एनडीए है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उसे अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था मगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। और इस सब में उत्तर प्रदेश तो उस पर तो पीएचडी करने लायक मामला आ गया। फिलहाल ये रुझान ही कहा जाएगा, अभी भी मतलब ये रुझान है। हाँ बिल्कुल रुझान ही है। ये सही बात है कि रुझान जो आए हैं, जो ट्रेंड्स अभी तक दिख रहे हैं, उसमें जो दावे किए गए थे उन्हीं के अनुरूप वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन इसमें कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो कि जिन राज्यों में आपने दावे बड़े किए थे वहाँ के परिणाम सामने अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, और जहाँ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जो आपके बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपने अच्छे परिणाम सामने आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक आत्मावलोकन का विषय भी होंगे। लेकिन हाँ, आप कहीं ना कहीं जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप रहा है जिसको आप हरियाणा को थोड़ा सा पाए हैं। छोड़ भी दें तो उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान, यहां पर थोड़ा नतीजे जो हैं वो अपेक्षा के खिलाफ हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की आप बात करें, सबसे बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश के जो अभी के ट्रेंड्स हैं जो, उसमें समाजवादी पार्टी का इतना ज़्यादा आगे बढ़ना समाजवादी पार्टी की उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा है, या इंडिया अलायंस की उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो एक चुनाव के दौरान कास्ट इक्वेशन बनते दिखाई दिए, हमने देखा कहीं ना कहीं एक राजपूत समाज ने जिस तरह से अपना विरोध दर्शाया, उनकी बड़ी बड़ी महापंचायत हुई, तो उसको कहीं ना कहीं आप टैकल नहीं कर पाए। इसके पहले हमने देखा था पिछले चुनाव में एक बार जब जाट समाज की नाराजगी थी तो भाजपा ने बड़े आसान तरीके से उनके नेताओं को बुला करके उस जो टसल थी उसको सेटल किया था। इस बार वो कमी कहीं दिखी है। तो अगर वो नाराजगी कहीं बहुत ज्यादा होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं नतीजों पर, परिणामों पर भी पड़ सकता है। लेकिन चूंकि अभी ट्रेंड्स पूरे आने बाकी हैं, पिछली बार जब हम देखे थे बहुत सारी सीटें 10,000, 15,000, 20,000 के मार्जिन पे जीती थी एनडीए ने, तो अभी कह नहीं सकते हैं कि जो ट्रेंड्स हैं वही रिजल्ट होंगे, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। एक बात तो तय, अब लगभग 11:30 का वक्त हो गया, तो काफी कुछ मतों की गिनती हो चुकी है और एक ट्रेंड मतलब इसके बाद बहुत ज्यादा बदलना लगभग 15-20 सीटें इधर से उधर, 15-20 सीटें हो सकती हैं। 15-20 से मुझे याद आया लगभग इतने ही, मतलब यूपी में बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने 15-20 ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए जो मतलब रिपीट जो सांसद हुए वो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो मैं आप दोनों से इस पे आपकी राय चाहूंगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर एक जो कैंडिडेट्स के खिलाफ है खास करके उन क्षेत्रों में, उसमें मतलब ये जो रिजल्ट अभी जो या फिर ट्रेंड्स जो दिख रहे हैं उसमें ये इस फैक्टर की कितनी बड़ी भूमिका है? देखिए, अगर राजीव आप 2024 को समझना चाहते हैं तो 2022 में चलिए। अभी 2 साल पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए थे, बीजेपी का खुद का वोट शेयर जो था वो लगभग 50% के आसपास था, 49 के आसपास होगा, 51 होगा, ऐसे आप समझिए। 50% के मार्क पे अगर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में खड़ी हुई है तो लोकसभा में उसका परसेंटेज जो है निश्चित रूप से 60 के आसपास होना चाहिए। बिल्कुल, आप अभी भी जाके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो निश्चित रूप से 45 के ऊपर तो जरूर होगी, या हो सकता है 52 के आसपास हो। 45 से 52 के आसपास में उसका वोट शेयर कहीं आ रहा होगा। समाजवादी पार्टी का जबकि इसकी तुलना में आप देखें तो उनका जो वोट शेयर विधानसभा के चुनाव में था वो 31 के पास आसपास था। उनका लोकसभा का वोट शेयर भी लगभग अभी इतना ही आ गया होगा अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो आप ये देखिए, आप ये समझने की कोशिश करिए कि जिस पार्टी को कहा जाता था कि नहीं साहब ये तो MY फैक्टर पे हैं, तो 19 और 8 27, तो उनको तो 27 पे होना चाहिए था। इसके बाद दलितों का वोट जो है वो 19% के आसपास वो है, तो इसका मतलब है कि आपका जो दलितों का वोट जो है वो बीजेपी के साथ नहीं आ पाया उस मात्रा में, वो कांग्रेस के साथ गया है या वो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया है, ये भी चिंता की बात है। तब जबकि आप ये कह रहे हैं कि मुफ्त का राशन हम दे रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं हम ला रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास हम दे रहे हैं, तो इतना सारा करने के बाद भी अगर आपके खिलाफ नंबर्स नहीं आ रहे हैं बेहतर, तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं वो कहीं ना कहीं काम करती हुई दिख रही है। बीजेपी को अगर ये चुनाव परिणाम ऐसे ही रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर नंबर ये बढ़ भी जाते हैं
तो भी उसको ये इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या वास्तव में उसका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या उसने जो एक तरीके से मनमाने किस्म के टिकट बांट दिए थे कि जिसको भी टिकट दे दो ये तो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसको भी टिकट दे दोगे जीत जाएगा ये गारंटी नहीं है। ये तो फिर कांग्रेस के पास चला गया कि किशोरी लाल को टिकट दिया वो भी जीत गए। तो आपके लिए अगर ऐसी स्थिति बनी है तो आप उस सोशल कॉम्बिनेशन को देखिए, आप अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, आपके संगठन में क्या दिक्कत रही है। प्रधानमंत्री खुद उस स्टेट से लड़ रहे हैं और सबसे पॉपुलर लीडर जो कंट्री के दो जो सबसे पॉपुलर लीडर उनमें से योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं। तो अगर वहां ये स्थिति हो रही है तो आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आपको ठीक है कि बेहतर आपको मैंडेट आ रहा है, लेकिन अगर कहीं पे चूक हो रही है तो आप उसको देखने की कोशिश तो करेंगे। बिल्कुल। रामनारायण जी, एक बात और भी है। हरियाणा के एक नेता कहा करते थे कि जनता को बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। लेकिन 70 सालों 75 सालों में पानी बहुत बह गया है। लगता ऐसा है कि जनता को अब बहकाना मुश्किल है, समझदार तो वो हुई है। मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा नतीजों को देखकर मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल की तरफ गया कि क्या लोग जो है लोकतंत्र को कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? इसलिए थोड़ा सा ये रिजल्ट जो है कि भाई इतना कमजोर विपक्ष, नहीं ये नहीं चलेगा। देखिए एक बताएं, पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में सरकार चली है, जिस तरह से देश ने प्रगति की है, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। बिल्कुल। उससे देश आएंगे बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है और ये देश की जनता ही मानती है। लेकिन जब इस बार के चुनाव हुए तो बहुत सारे बेसिक इशू थे, महंगाई जैसे इशू थे, जो कहीं ना कहीं रोजगार वाले इशू आए थे, कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना वाले मुद्दे आए थे, कहीं ना कहीं आप अग्निवीर वाला मुद्दा आया था, कहीं ना कहीं विपक्षी मुद्दे संविधान संशोधन वाले कई बातें उठाई गई थी। तो उन मुद्दों को आपने एक ही मुद्दे से टैकल किया, वो तो मोदी की गारंटी। आपने कहीं नहीं पूरा चुनाव मोदी के सेंट्रलाइज कर दिया, उसमें उम्मीदवार भी कहीं नहीं थे, दूसरे नेता भी कहीं नहीं थे। तो इसके एक अच्छे, ऐसा तो पहले भी रहा है, पहले रहा लेकिन इतना नहीं होता था। इस बार प्रधानमंत्री ने जितना ज्यादा कैंपेन किया है और बाकी नेता आपने सोचा किसी को भी हम जिता के ले जाएंगे, जबकि उस लोकल कैंडिडेट खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां के समीकरण आपके पक्ष में नहीं थे, तो वहां पे आपको नुकसान हुआ। आपको इस चुनाव में सीट बाय सीट देखना पड़ा किस सीट पे नुकसान हो रहा है। मोदी फैक्टर काम कर रहा है, नहीं तो आप मध्य प्रदेश में 29 सीटें नहीं जीत रहे होते। राजस्थान में आप कम क्यों हो रहे हैं, या छत्तीसगढ़ में ज्यादा जा रहे हैं लेकिन आप हरियाणा में कम हो रहे हैं। तो हर राज्य की अपनी अलग अलग इश्यूज हैं। राजस्थान में कम ही नहीं हो रहे हैं, राजस्थान में कम हो रहे हैं वो तो ठीक है, चलिए कि आप 25 पे तो 25 के ऊपर तो जाएंगे नहीं, ठीक बात, 25 के नीचे ही आएंगे ना, कि 24 और एक आपका एलआई था, आप 25 हो गए थे। बिल्कुल। तो अब तो 25 के ऊपर जाने का चांस नहीं है, 25 के नीचे आएंगे। लेकिन खास बात यह है कि जब अभी 4 महीने पहले वहां पे विधानसभा चुनाव हुए 60% का आपके पास वोट शेयर था, और तब आप 6 सीटें लूज कर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो वही स्थिति हो गई ना कि कांग्रेस ने 2018 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव जो है वो जीता, और जब लोकसभा का चुनाव लड़ने आया तो जो वहां के सीएम थे उनका बेटा हार गया। बिल्कुल। तो भाई अगर जो फिनोमिना कांग्रेस के लिए काम कर रहा था, क्या वो आपके खिलाफ नहीं हो सकता था? बिल्कुल। दूसरी चीज है कि इसी में एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं कि बीजेपी को क्या पूर्वाभास नहीं था? बीजेपी को पूर्वाभास था। आप इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि बागपत और बागपत और क्या कहते हैं उसके बगल की एक और सीट थी बिजनौर सीट। बागपत की सीट बीजेपी 2 बार से बहुत अच्छी तरीके से रिटेन कर रही थी। बिल्कुल। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां विड्रॉ किया, अलायंस किया आरएलडी से। तो आपको चुनौती कोई थी, इसको आपने टैकल करने की कोशिश की। बिल्कुल। कितना सफल हुए वो अभी आपको पता लगेगा। राजस्थान की आपने बात की, तो अगर पार्टी वाइज ब्रेकअप अभी फिलहाल जो चल रहा है वो मैं आपको बताऊं तो बीजेपी के 13 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की 9, सीपीआईएम की 1 और 1 है आरएलटीपी। तो ये है जो 25। राजीव आप खुद सोचिए कि अगर किसी स्टेट में 2014 क्लीन स्वीप 25/25, बिल्कुल, 2019 क्लीन स्वीप, आपकी आरएलपी करके जो एलआई थी आपने क्लीन स्वीप किया, तो अगर आप अब 25 से घट के 12 पे आ रहे हैं, और इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर राजस्थान के जो विधानसभा के चुनाव है वो 2020 में हुए होते तब ये लॉजिक समझ आती थी। लेकिन अगर 6, क्योंकि आप कल तक यही बात कांग्रेस के लिए कहते थे ना, 2018 में आपने विधानसभा का चुनाव जीता और मुख्यमंत्री का बेटा खुद चुनाव हार गया। तो अगर आप 60% का जो वोट शेयर है वो 4 महीने पहले या 6 महीने पहले लेके आए हो
और आप अब हाफवे मार्क पे पहुंच गए। इसका मतलब है कि जितना वोट शेयर आपको मिल रहा है उतना ही कांग्रेस को मिल रहा है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लोग जो हैं अलग अलग करके देखते भी हैं, इतने भी समझदार हो गए हैं लोग। नहीं, आप विधानसभा और लोकसभा दोनों में अलग अलग परिणाम आते हैं, चुनाव साथ में तब भी आते हैं, पहले कई बार होते हैं, दोनों को आप जोड़ के नहीं दे सकते हैं। पिछले बार 18 की बात चली, 18 में तीनों स्टेट कांग्रेस जीती थी, लोकसभा में आकर के बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई थी। बिल्कुल, दोनों अलग अलग थे। अभी हम उड़ीसा के चुनाव विधानसभा में साथ साथ हो रहे हैं, वहाँ बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हालांकि लोकसभा में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन आप कुल मिला के देखेंगे तो इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो नुकसान बीजेपी को दिख रहा है पिछले चुनाव या उनके जो दावे थे उनकी तुलना में, वो सब इसलिए हो रहा है कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को लेकर के आपने बहुत ज्यादा लापरवाही बरती है। एक भारतीय मतदाता को रोटी पलटने की भी आदत है, ऐसा हमारे पुराने समय से यूपी का आपको भी पार्टी वाइज ब्रेकअप अभी बता देता हूं। ये बीजेपी 35 पे आगे है, समाजवादी पार्टी जैसे पहले भी बताया गया अभी फिलहाल 34 पे है, कांग्रेस 8 सीटों पे आगे है, आरएलडी 2 सीट पे आगे है और एएसपीकेआर 1 सीट पे आगे है। देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 8 सीटों पे आगे होना ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। समाजवादी पार्टी तो वहां पर एक क्षेत्रीय दल मजबूत है, उसका वहां तो कांग्रेस में सांस भी नहीं बची। लेकिन जो कांग्रेस के पास एक भी सीट लेने की हिम्मत नहीं थी, जो सपा के बैसाखियों पे चलने वाली पार्टी बन गई थी, उसका आगे आना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय दल की भूमिका में कांग्रेस को मजबूत करता है। मैं देवेंद्र जी इस बार थोड़ा उलट देख पा रहा हूं कि जैसे बाकी जो अलायंस पार्टी हैं उन सबको भी जो सांस मिल रही थी वो राहुल गांधी से मिल रही थी, उनको भी, या ये कहिए जो अलायंस हुआ उस अलायंस में ग्राउंड पर जो राहुल गांधी ने एक्सरसाइज की, चाहे वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा 1 हो 2 हो, ये जो भी कुछ रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या वो कनेक्ट कर पाए हैं? वो देखिए, और मैं उसमें घोषणा पत्र को भी साथ के साथ जोड़ देता हूं। देखिए, एक चीज तो आप बड़ी सिंपल सी ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने ऐसा तो नहीं कि यूपी में ज्यादा यात्रा की थी या क्या कहते हैं तमिलनाडु में कम की थी। आजकल तो सब चीजें सब जगह फैलती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये बड़ी सिंपल सी चीज हुई कि चुनाव के परिणाम जो है वो किस तरीके से दिखते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि चुनाव क्या पार्टियां ही लड़ती हैं, चुनाव मेरे विचार से सिर्फ पार्टियां नहीं लड़ती हैं, चुनाव लोग लड़ रहे होते हैं। ठीक है, जनता अपना चुनाव खुद कर रही है, भाई जनता चुन रही है ना। हाँ। पार्टियों के ऐसे थोड़े कि पार्टियों के कार्यकर्ताओं को केवल चुन लीजिए कि मेरे कार्यकर्ता ज्यादा है तो मेरे नंबर भी ज्यादा आएंगे। उन्हें तो परफॉर्म करना है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर आपके नंबर्स कहीं कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, तो ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एमपीज का काम जो है सिर्फ पीएम के काम को नहीं देखा गया है। यस, लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी ने अपना काम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। मैं इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के ट्रेंड में कोई रिलेशन नहीं होता है। बिल्कुल, जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में सिर्फ 4 या 6 महीने का अंतर हो तो आप ये कह के बच नहीं सकते हैं। आपके पास 60% का वोट शेयर अगर कहीं पे है तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या ऐसा था कि 60%। तो इसका मतलब है ना कि एमएलए के रूप में क्या वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध विपक्ष इसी मुद्दे पर करता रहा है, इसी वजह से करता रहा है? देखिए राजीव जी, उसके बहुत रामवीर जी, उसके बहुत टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटीज का क्या, ठीक, क्या ये जरूरी है कि अलायंसेस का क्या होगा, किस तरह। अगर विपक्ष को ये पता चल जाए कि भाई जो लोकसभा में जो पार्टी जीती हुई है, जो सत्ताधारी दल है, वही विधानसभा चुनाव भी वही जीतेगा और उसका उस पर असर पड़ेगा, तो फिर वो उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, अभी जैसे आप रिजल्ट देखेंगे, अरुणाचल में बीजेपी ने जीत दर्ज की है विधानसभा में, बिल्कुल, लोकसभा में भी संभवतः वो 2 सीटें जीत रही होगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी बीजेपी अलायंस ने जीत दर्ज की है, तो वो भी ऐसे ही कर रही होगी। लेकिन अब मैं पूछता हूं कि तेलंगाना का आप ट्रेंड उठा के देखिए कि तेलंगाना में क्या कांग्रेस ने अगर जीत दर्ज की है, अभी 1 साल ही हुआ ना, कांग्रेस ने अगर 1 साल पहले जीत दर्ज की है, तो क्या फिर वहां पे 17 में वो 10 सीटें या 12 सीटें जीत रही है? तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना की आपने बात की, तेलंगाना में डेड हीट है, मतलब बीजेपी 8 सीट, कांग्रेस 8 सीट और एआईएमआईएम 1 सीट। ठीक है, तो अब आप उठा के देख लीजिए कि जो तेलंगाना में जब ऐसा माना जा रहा था कि नहीं, जो पूरा इलेक्शन है कि वो कहीं ना कहीं टीआरएस और बीजेपी ने, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें या जीती थी, तो कहीं उनके बीच में है, लेकिन बाजी किसने मारी? कांग्रेस ने मारी। तो अब फाइट किसके बीच में आ गई है कि जब सोचा कि टीआरएस अभी है, बीआरएस कुछ ही समय पहले रिटायर हुई है वहां से, तो उसके नंबर्स उस तरीके से नहीं आ रहे। बिल्कुल, नवविक्रम हमारे साथ हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। नवविक्रम, क्या आप वहां पर जो लोगों के साथ आपने बात की है और जो नतीजे आए हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इस सब के बीच में
जो अभी तक का परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में कुछ बताइए। रामवीर जी, बिल्कुल हम लोग बात ही कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता रोहित चहल मौजूद हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के जो हालांकि इनिशियल हैं ट्रेंड्स जो आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर ट्रेंड्स की बात की जाए तो ट्रेंड्स के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एक अच्छी बढ़त बनी हुई है और निश्चित तौर पे जो भी शुरुआती रुझान है और जो अंतिम परिणाम आएगा, में पूरा विश्वास और भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ, लगातार जिस तरीके से गरीब कल्याण को लेकर जो काम हुआ है, हमें पूरा भरोसा है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ लगातार बना हुआ है और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी जरूर दर्ज कराने वाली है। लेकिन अगर बात करें इस तरीके के जो रुझान हैं, ये अपने आप में क्या आपको अपेक्षा थी? चूंकि हमने अगर 2019 का भी इलेक्शन कवर किया, उससे पहले भी जो शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त बना चुकी थी, लेकिन अभी बीजेपी 300 का आंकड़ा रुझानों में पार नहीं कर पा रही है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप देखें तो अगर 10% भी वोट काउंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ 10% भी वोट काउंट नहीं हुआ और हमें उसी से अनुमान लगाना, मुझे लगता है बहुत जी जल्दबाजी है। और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास भरोसा जनता के ऊपर है और जनता ने जिस प्रकार से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा जताया है, इस बार भी हमें पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत जरूर दर्ज कराएगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड जीत निश्चित तौर पर होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लोकसभा क्षेत्र वहां पर है, इसके अलावा सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो रुझान हैं, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी पहले ही उत्तर प्रदेश में पहले आपको मिल चुकी थी 2019 में, उसके बाद विधानसभा चुनाव जब वहाँ हुए तो भी प्रचंड बहुमत था। लेकिन इस बार आप एक इंडी अलायंस की अगर को छोड़ दें, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ की तौर पर बात करें तो भी आप इस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैंने कहा ना, बहुत ही शुरुआती रुझान है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर और देश की जनता पर कि लगातार जो प्यार जिस तरीके से हमने देखा, विधानसभा हो चाहे निकाय के चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। निश्चित तौर पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से ही आप देखेंगे बहुत अच्छी, लगभग मुझे लगता है कि जब अंतिम परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कमल खिलेगा और भगवा ध्वज लहराएगा। आप निश्चित तौर पर पूरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने खुद पूरे देश में जाकर चुनाव प्रचार किया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के सूबे में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि जो गठबंधन, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, एक तरफ आपका और आरएलडी का गठबंधन है और जो आपके साथ जुड़ी हुई पार्टियां हैं एनडीए में मौजूद हैं, क्या लगता है कि आप लोग कितनी फाइट दे पाएंगे वहां पर? समाजवादी पार्टी का जो इनिशियल ट्रेंड आ रहा है, आपने कहा कि जो अंतिम परिणाम आएंगे, लेकिन क्या जो इस तरीके की चुनौती अभी इनिशियल भी मिल रही है, वो आपको अपेक्षा थी? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने जो कहा, हमें जनता पर विश्वास है और देश की जनता जो है सबसे बड़ी है और जनता ने हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर भरोसा जताया और जो विकास कार्य हुआ है, गरीब कल्याण जो हुआ है, माताओं को लेकर, जो बहनों को लेकर काम हुआ है, जो युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर काम हुआ है, और निश्चित तौर पर मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, बहुत जल्दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। जी बिल्कुल, हालांकि 12 करीब बज चुके हैं, तो आप देख सकते हैं रामवीर, रोहित जी जो बीजेपी के लीडर हैं, उनका कहना है कि अभी इनिशियल ट्रेंड है और परिणाम आने में अभी वक्त है। जब पूरे नतीजे आएंगे तब तस्वीर ज्यादा बेहतर तरीके से साफ हो सकेगी। रामवीर, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। और कुल मिलाकर देवेंद्र जी, वहां पर अभी तो वो रुझान बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो नतीजों में भी अभी थोड़ी देर बाद बदलना भी शुरू हो जाएंगे और जैसा कि लगातार राजीव बता रहे हैं कि नतीजों में वो बदल भी रहे हैं धीरे धीरे। और हम इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे थे और मैं रामनारायण जी से कह भी रहा था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा। उत्तर प्रदेश को लेकर के सब लोग टिक गए हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या। एक सवाल कि उत्तर प्रदेश में बाबा कमजोर पड़े हैं कि बीजेपी? देखिए, ये इस सवाल का सीधा जवाब इसमें नहीं है कौन कमजोर पड़ा है। कहीं ना कहीं बीजेपी तो कमजोर पड़ी ही है। नेतृत्व में मत जाइए, लोकसभा चुनाव का नेतृत्व कभी मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं होता है और उस समय जबकि प्रधानमंत्री उसी स्टेट से चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन हाँ, उसमें स्टेट की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, स्टेट का कामकाज भी देखा जाता है। अगर स्टेट की गवर्नमेंट से जनता में नाराजगी है या कहीं कुछ बिछो है तो उसका असर आपका दूसरे चुनाव पर भी पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो आपने जाति समीकरण रहे हैं, सामाजिक समीकरण रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही है, तो वो भी दिखती है। कई जगह आपने उम्मीदवार जानबूझकर नहीं बदले, जबकि वहाँ के स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट नोट से नाम किसी और के आए थे, पार्टी कार्यकर्ता किसी और की मांग हो रही थी। पूरे देश में आपने 143 उम्मीदवार बदले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे कम बदले आपने। तो इसका कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी होती है वो भी दिखती है। तो केवल योगी के प्रति नाराजगी या भाजपा के प्रति नाराजगी या मोदी के प्रति नाराजगी ये नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा का कार्यकर्ता शिथिल पड़ा है। ओवर कॉन्फिडेंस उसमें कहीं दिक्कत। देखिए आप रामवीर जी, आपको एक बहुत सिंपल सा, अभी जब ट्रेंड दिख रहे हैं तो आप एमपी की टैली को देखिए। बिल्कुल, एमपी और राजस्थान के चुनाव, विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए थे, सीएम दोनों जगह चेंज किए गए। बिल्कुल, एमपी का जो रिजल्ट है वो अभी दिखा रहा है कि जो कमलनाथ की एक सीट छिंदवाड़ा आया करती थी वो भी नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो आपने सीएम तो दोनों जगह चेंज किए, प्रॉब्लम क्या है? आपके वोट शेयर भी लगभग 60% दोनों थे। तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है। राजस्थान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश में भी रही होगी। अब दोनों में ये देखना होगा कि भाई अगर दोनों ही जगह आपके सामने चैलेंज तो था ही, कांग्रेस से ही सीधे आपका था कि मध्य प्रदेश में भी आपकी फाइट ऐसा नहीं कि किसी थर्ड क्या कहते हैं पार्टी से हो, और राजस्थान में भी किसी थर्ड पार्टी से नहीं थी। तो अगर दोनों जगह के चुनाव परिणाम इसी 6 महीने के भीतर में ऐसे बदले हुए दिख रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से यह सोचना चाहिए कि क्या कोई रणनीतिक स्तर पर बड़ी भारी चूक हुई है। राजपूतों वाली बात जो है रामनारायण जी कर रहे थे, वो बात अगर हम माने तो वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगर नतीजे कुछ अलग दिख रहे हैं तो वहां मान लेते हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, वो गुजरात में क्यों नहीं हुआ? जबकि मैंने तो गुजरात में भी देखिए, गुजरात जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का होम स्टेट है, वहां का ट्रेंड आप देखिए। बिल्कुल, वहां भी एक सीट अभी दिख रही है। ऐसा में 2014-19 में मुझे नहीं ध्यान है कि कभी भी मैंने किसी काउंटिंग या ट्रेंड में कांग्रेस को किसी सीट पे आगे देखा हो। बिल्कुल, एक सीट जहां पे कि आप निर्विरोध चुन लिए गए, इसके बावजूद आप एक सीट पे अभी भी ट्रेंड पे पीछे कर रहे हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि उत्तर प्रदेश में आप ये कह के नहीं बच सकते कि जातिगत समीकरण इस बार आ गए। अरे भाई, अगर अभी आपकी 70 सीटें आ रही होती 80 में से, तब आप क्या कहते? जातिगत समीकरण तब नहीं थे। न्यूज रूम में चर्चा इस बात पर थी कि अभी तो अखिलेश और राहुल गांधी ही उत्तर प्रदेश में साथ थे, बहन जी भी साथ में आ जाती तो ये आंकड़ा बहुत मुश्किल हो जाती फिर। देखिए, हर चुनाव का अपना एक सिनेरियो होता है। कौन साथ पिछली बार सपा बसपा मिलकर लड़े थे, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा वो असर नहीं डाल पाए थे। इस बार राहुल और अखिलेश मिलकर लड़े हैं, वो पहले भी लड़ चुके हैं, इस बार उनका असर ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि स्थानीय परिस्थितियां इस समय उनके अनुकूल हैं, और जो भाजपा इस चीज को समझ नहीं पाई न कहीं उत्तर प्रदेश में। अभी बात होती है मध्य प्रदेश राजस्थान की। मध्य प्रदेश संगठन का राज्य है, वहाँ पार्टी और बीजेपी का मतदाता बीजेपी का पार्टी के साथ चलता है, वो इंडिविजुअल लीडरशिप पे नहीं जाता। राजस्थान इसके विपरीत जाता है। राजस्थान लीडरशिप कार्यकर्ताओं पर हावी रहती है, मध्य प्रदेश में कार्डर लीडरशिप पे हावी रहता है। तो मध्य प्रदेश में परिणाम अच्छे और खराब भाजपा के लिए, लेकिन हमेशा कार्यकर्ता आगे रहता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में आप 29 के 29 जीत रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बावजूद भी आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को जिस नेता ने बनाया वो था कुशाभाऊ ठाकरे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर एक बात भरी है कि आपको व्यक्ति को नहीं संगठन को देखना है। वो चीज राजस्थान में नहीं आई। राजस्थान में आप बड़े कहीं न कहीं आप बड़े भैरव सिंह शेखावत के साथ में। शेखावत एक लीडर से बड़ा हुआ, कार्यकर्ता उतना नहीं रहा। हालांकि अडवाणी ने 1900 जब राजस्थान में बहुत ज्यादा काम किया है, इसके बाद भी वो कहते थे कि राजस्थान में कहीं ना कहीं हमको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा जो मध्य प्रदेश में नहीं करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए प्रयोग का नया राज्य था, जो कि अयोध्या आंदोलन के बाद भाजपा के पक्ष में आया। उसके पहले आप देखिए संबित सरकार के समय की बात अलग है, 1967 की, लेकिन अयोध्या मूवमेंट के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपनी जमीन खड़ा करने का मौका मिला। अब राम मंदिर बनने के बाद भी अगर बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिल रही है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी गंभीर चिंता। क्या ऐसा भी लगता है क्या कि जब लोग मंदिर जाते हैं तो उनका जो माइंडसेट है वो अलग होता है, और जब वो बूथ पर जाते हैं तो माइंडसेट अलग होता है? लेकिन आप जोड़कर नहीं देख सकते। रामवीर जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीत रही है, जबकि उनकी जो 6 महीने जो पहले सरकार थी वो प्रो इनकम्बेंसी के तहत रिपीट हुई थी। उसमें कहा गया था कि महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो 5% ज्यादा था पुरुषों की तुलना में, और लाडली बहनें योजना ने कमाल किया था, जो कि शिवराज की बिल्कुल
शिवराज के ब्रेन की देन हाँ, थी। हाँ। शिवराज को उस इलेक्शन के बाद हटा दिया, इसके बावजूद भी परिणाम नहीं आ रहा है। राजस्थान में इसके उलट आप देख लीजिए, राजस्थान में बीजेपी प्रो इनकम्बेंसी में नहीं आई थी, राजस्थान में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी में आई थी, कांग्रेस को हरा के आई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी खुद की सरकार रिपीट की थी, लीडरशिप को केवल चेंज किया गया, कोई वहां पे जमीन पे जिसे कहते हैं कि आपको विरोध नहीं दिखाई दिया। राजस्थान में आप कांग्रेस को हरा के आए थे, लेकिन आपके 25 एमपी जो है वो काम कर रहे थे 2019 से। मध्य प्रदेश में एमपी का नंबर चेंज किया गया है। तो राजस्थान में और एमपी में एक ही समय में चुनाव हुए, एक ही पार्टी आपकी जो है कांग्रेस जो है वो मेन अपोजिशन में है, लेकिन परिणाम अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रणनीतिक स्तर पर कहीं चूक हुई है। अब फिर यूपी में आइए, यूपी में आप जब ये कहते हैं कि 2022 में सुशासन पे चुनाव हुआ, बिल्कुल ठीक, राशन और शासन ये कहा गया, ठीक, फिर कहा गया कि मंदिर के दर्शन देर भर से करने लोग आए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरा जितना असेसमेंट है कि आदित्यनाथ योगी को इसलिए वहां वोट नहीं मिलता है कि वो भगवा कपड़ा पहनते हैं या फिर वो बाबा हैं। कर जाऊंगा, इसलिए मैं तुरंत ध्यान दिला रहा हूं। अभी आपने चर्चा की कि अगर मायावती साथ में होती तो क्या होता। दो चीजें होती है, एक होती है सदेह मुक्ति, दर्शन में जब आप पढ़ते हैं तो एक कहते हैं सदेह मुक्ति, एक होता है विदेह मुक्ति। तो ऐसे ही मायावती सशरीर पार्टी के साथ साइकिल और हाथी 2019 में साथ थे, बिल्कुल, लेकिन साथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि मायावती 0 से 10 पे पहुंच गई और अखिलेश जो है 5 के 5 पे ही रह गए। अब क्या है कि अगर मायावती के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये एक बहुत सामान्य सी बात थी कि ये यार बड़ी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है किसके साथ, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया, वो पूरी तरीके से रिफ्यूट कर दिया गया कि आपने मुस्लिम्स को एक लंबी संख्या में टिकट बांटे, जिस पार्टी का कैंडिडेट जो है वो जिस जाति का था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, आपने वैसे ही कर दिया। शायद जनता इसको पचा नहीं पाई, वोटर को ये बात टेक्निकली आप जीत हासिल करेंगे ये समझ नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए संभवतः आपको ये परिणाम देखने पड़ रहे हैं। आप एक दूसरी चीज है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि दो हमारे पास बहुत शानदार किस्म के लीडर हैं। आपको एक बहुत अच्छा वाकया ध्यान दिलाता हूं, पॉलिटिक्स में वाकई जरूर याद रखनी चाहिए। अकबरपुर की सीट हुआ करती थी अंबेडकर नगर की, और मायावती वहां से जो है वो एमपी हुआ करती थी, वो सीएम बनी और बाई इलेक्शन वहां पे हुआ है। मायावती उस समय स्टेट के सीएम थे, उन्होंने कहा कि यहां तो कुत्ते को भी खड़ा कर दो तो वो जीत जाएगा। शंकरलाल मांझी उनके कैंडिडेट थे, उसके पहले के वो एमपी थे, वो अपना इलेक्शन बुरी तरीके से हार गए। तो आप कभी भी वोटर को इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए कि हम कुछ भी कर देंगे, बस वो हमारे साथ ही हमेशा। वोटर कभी भी हमेशा किसी के साथ खड़ा रह रहा हो तो शायद चुनाव की जरूरत ही ना होती। चुनाव अगर हुए हैं तो इसलिए बेहतर को चुना है। मेरे दो एक सवाल थे जिन पर जवाब नहीं दिया देवेंद्र जी ने, और मैं भी उन्हें छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है, और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जो वोटर है उसके साथ पार्टियों को कुछ कम्युनिकेशन बैठाकर, उसके साथ कुछ जिसको हम पॉलिटिकल भाषा में पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, शायद हमें आगे के मॉडल को उस तरफ ले जाना होगा डेमोक्रेसी में, तब हम सस्टेन कर पाएंगे थोड़ा लंबे समय। देखो डेमोक्रेसी में आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी और नेता ने पब्लिक से नहीं किया। राहुल गांधी अभी यात्राओं में निकले, उसके पहले नहीं था। बीजेपी का कोई भी नेता इतना डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करता पब्लिक से जितना मोदी खुद करते हैं। नहीं, मैं मोदी के कम्युनिकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि उस लोकसभा में वहां के पार्टी कैडर का, वहां के लोगों के साथ वहीं पे आ रहे हैं। लेकिन अकेले मोदी से आप नहीं कर सकते। अब लोकसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तो आपका कैंडिडेट, आपका संगठन को भी उतना ही तरीके से काम करना पड़ेगा, उसी आपके इंटेंसिटी पे काम करना पड़ेगा जिस इंटेंसिटी पे आपका लीडर काम कर रहा है। और आप उस इंटेंसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, उस वेवलेंथ पे नहीं जा रहे हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। आप सोशल मीडिया के भरोसे बैठे रहेंगे, आप ट्विटर पे बैठे रहेंगे, फेसबुक पे बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे रहेंगे, तो कम्युनिकेशन नहीं पहुंचेगा। आपको 1 to 1 मैन टू मैन आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। पार्टी बैठकों में जाना अलग बात है और जनता से मिलना अलग बात है। हमने देख रहे थे पिछले 5 सालों से पार्टी की बैठकों में सब अच्छे कपड़े भगवा धर के पहन के पहुंच जाते थे, लेकिन जब जनता की भी जाना होता तो 50 लोग भी नहीं मिल पाते थे, वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। तो इस तरह की चीजें जो है उससे कहीं ना कहीं आपकी जनता से जमीन पर दूरी बढ़ी, आप अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाए। खासकर वो कैंडिडेट जो इनको चुन के आए थे वो भी मोदी के भरोसे ही जाके बैठ गया, जिताना तो मोदी को ही है। जब इस तरह की चीजें आएंगी, जबकि दूसरी तरफ जनता जो होती है ना वो नाराजगी होती है, ये नहीं देखती सामने किसको जिता रहे हैं, वो अपनी नाराजगी निकालती है कि आप खराब है इसलिए आपको हरा रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश
आ रहा है वो कहने कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शो कर रही है। वो पीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है या योगी के खिलाफ नहीं है। उन सीटों को आप देखें, आप डिटेल एनालिसिस में जाएंगे तो जहां कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं बदले हैं वहां बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो मतलब रहा मैं है। उस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं जब देश के गृह मंत्री हाउस में खड़े होकर और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोलते हैं कि भाई अगले 25 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी सरकार बनेगी, ठीक है। लेकिन जो 2024 के नतीजे हैं वहां पर मैंने जो चिंतन की बात की थी वो चिंतन के लिए आग्रह करते हैं। देखिए रामवीर जी, फिर वही कि अगर आपने अभी जब बात की कि पार्टी और वोटर, हाँ, तो पार्टी और वोटर इसके बीच में कैडर है, हाँ, पुल का काम करेगा, पुल का काम करता है। तो जब आप, और ये पुल कब टूटता है, ये पुल कब टूटता है, जनता से संवाद आपका कब टूटता है, जब आप कैरिस्मेटिक लीडरशिप को लेके बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं कि उत्सुक होते हैं। यूपी में करिश्माई लीडरशिप भी हो और साथ में वो पुल भी बना रहे, ये शायद बीच का रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब ये बार बार कहा जाता था कि हमारे यहां दरी बिछाने वाला जो कार्यकर्ता है वो भी टॉप पोजीशन में पहुंच सकता है, वो भाषण भी तो सिर्फ कहा ही नहीं जाता था, ये होता था। लेकिन आप अगर एक कैडर, पार्टियों के कैडर से अगर जाके आप बात करें, ठीक, मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेस का ऐसा कैडर नहीं बचा था जिसके कारण वो ये परिणाम जो है वो दे सके। समाजवादी पार्टी के लिए कह सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर उनके पोलिंग एजेंट भी ना बैठे हुए जी। और मैं फिर कह रहा हूं कि भीतरघात शब्द राजनीति में ही यूज होता है, हाँ, ठीक, बागी राजनीति में ही यूज होता है, ठीक। इन सब चीजों को अगर आप देखिए, आपने क्यों ऐसा किया कि बागपत सीट जिस पे आप आरएलडी जैसी जो लोकलाइज जो फोर्स था उसको आप 2 बार से लगातार पीट रहे थे, तो कहीं ना कहीं या तो आप में कॉन्फिडेंस ही बहुत कमी थी, अदरवाइज वहां पे आपने किसी अलायंस के तहत किसी भी टेक्निकल अलायंस करने के लिए किसी एक कैंडिडेट को वो टिकट दे दिया, तो आपने क्या वहां कैडर से सहमत ली? बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर एसबीएसपी को कोई टिकट दिया तो आपने क्या कैडर की सहमत ली? बिल्कुल। तो आपके अगर देखिए, अगर आपकी हार हुई है तो आप ये नहीं कह सकते पता नहीं कैसे हो गई। बिल्कुल भाई, उसके स्पष्ट कारण है, बस आपको आंख खोल के देखने की जरूरत है। पता नहीं कैसे हुई, और इस सब पर कई बार जो है एक और इलेक्शन कमीशन में वोट में एक टर्म जो है नोटा, ये भी काउंट होता है। पवन हमारे साथ में हैं, और इस लोकसभा चुनाव में नोटा की क्या स्थिति है, अभी तक क्या स्थिति है, और वो हमें जरूर अपने नजरिए से अवगत कराएंगे। जी पवन। रामवीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो 2024 के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, अलग अलग रंग हैं, हमने देख रहे हैं कि ट्रेंड्स लगातार बदल रहे हैं, और उस पर हम चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। खास जो पॉइंट्स उभर कर सामने आया है वो आया है नोटा को लेकर। इंदौर जो सीट है वहां पे नोटा के सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, 51,000 वोट पड़े हैं रामवीर जी। अब तक के 11 बजे तक की मैं काउंटिंग अगर बात करूं तो वहां पे 11,000 वोट पड़े हैं, तो 51,000 क्षमा करिएगा, 51,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं अब तक, और ये आंकड़ा बढ़ेगा। तो ये आंकड़ा क्या दिखाता है, इस पे भी हम जरूर चर्चा करें। 2019 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गोपालगंज में 51,600 नोटा पे वोट पड़े थे, और उसके बाद जो है पश्चिमी चंपारण में 45,637 वोट पड़े थे नोटा में, और फिर बस्तर में 41,667 वोट पड़े थे नोटा के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अगर 51,000 वोट नोटा के लिए पड़ रहे हैं तो क्या कैंडिडेट वहां पे ठीक नहीं था, या पार्टियों ने सहमति नहीं ली, जनता में जो आदमी था वो सही रूप से नहीं कैंडिडेट आया, ये कोई मामला था। तो इस पे भी जो है चुनावी प्रक्रिया में चिंतन होना चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ जो विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा, जो बिल्कुल ट्रेंड्स लगातार आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में YSRCP जो है वहां पे वो हारती नजर आ रही है, और एनडीए को वहां पे बढ़त मिल रही है रामवीर जी। टीडीपी जो है, तेलुगु देशम पार्टी जो है, रिवाइव करते हुए नजर आ रही है। वहां पे टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी का जो गठजोड़ है, जो एनडीए है, उसको बढ़त मिल रही है, और बढ़त भी अच्छी खासी है, क्योंकि 127 जो है, 127 टीडीपी को, YSRCP को 21 और जेएनपी को 20 सीटें और बीजेपी को 7 सीटें जो है वहां रुझानों में ऐसी मिलती हुई नजर आ रही है। तो टीडीपी को स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश की जनता जो है वो वहां पर सरकार बना रही है। अगर मैं
उड़ीसा की बात करूं तो रुझानों में बीजेपी भी गवर्नमेंट अब तक बनती हुई नजर आ रही है। वहां पे 75 का आंकड़ा है, वहां का जो बहुमत का जो आंकड़ा है वहां पे, तो 76 सीटें बीजेपी को मिल गई, बल्कि बीजेडी जो सत्तारूढ़ पार्टी है नवीन पटनायक की, वो 53 सीटें दूसरे नंबर पे हैं, वहां पे वो बढ़त बनाई है। ये जो है बढ़त फाइनल की तरफ बढ़ रही है। तो यहां पे उड़ीसा में खास बात यह भी है कि बीजेपी ने उड़ीसा में किसी को सीएम चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया है। तो ये विधानसभा से रिलेटेड जो रुझान आ रहे हैं विधानसभा सीटों से लेकर, तो वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जो है टीडीपी जो है और जो एनडीए है वो सरकार बनाती नजर आ रही है, बल्कि उड़ीसा में बीजेपी को जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और बीजेडी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो नंबर 2 पर आती नजर आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया पवन। और हम इस चर्चा को अगर बढ़ाएं आगे, और पवन ने जो कुछ नोटा के आंकड़े बताए, हम उस पर भी अगर थोड़ी सी बात करें, वो इंदौर की भी बात करते हैं तो बस्तर की भी उन्होंने बात की है। हम मान सकते हैं कि बस्तर उस तरह का इलाका है जहां कुछ अलग तरह का सेंटीमेंट जो है होता है, ठीक है, नक्सल सेंटीमेंट कहिए या फिर ठीक है, लेकिन इंदौर जो है वो प्योर एक तरह से वो तो राष्ट्रवाद का गढ़, या ये कहिए कि देश का सबसे, तो यहां ये दोनों अलग अलग तरह के इलाके हैं। लेकिन इंदौर में भी जो लोग हैं वो किसी को भी वोट नहीं, बस्तर में किसी को भी वोट नहीं। ये जो बात है, बताएं इंदौर बस्तर, इंदौर में क्यों नहीं नोटा क्यों बढ़ा? हाँ। कि इंदौर में कांग्रेस कैंडिडेट ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, कांग्रेस पास कैंडिडेट था, वहां पर कांग्रेस ने पूरा कैंपेन यही चलाया कि आप नोटा को वोट दीजिए। तो जो नोटा को वोट देख रहे हैं 51,000 वो कांग्रेस का वोट है, वही वोट है। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नोटा को बनाया था। हाँ। इंदौर की स्थिति इसलिए अलग है। हाँ। इसलिए इंदौर में आप देख सकते हैं कांग्रेस कहाँ पे खड़ी, 51,000 कांग्रेस का कैंपेन के बाद, और बस्तर में नक्सलाइट ने कहीं ना कहीं उसका असर प्रचार किया था। आप बायकॉट कीजिए, वो कीजिए, इसलिए उसका असर दिखा। दोनों चीजें अलग अलग हैं। बस्तर की स्थिति अभी भी, अगर नक्सलगढ़ कहीं बचा, नक्सली कहीं, तो बस्तर में ही और पूरे देश में साफ हो गया। गुजरात में जो विधानसभा चुनाव पीछे हुए थे, वहां पर हमने अभी तक सर्वाधिक नोटा जो है वो पड़ते हुए देखा था। मुझे लगता है 7% के आसपास ना हो। गुजरात में आप देखिए कहीं न कहीं जब कांग्रेस नीचे जा रही थी, आम आदमी पार्टी को वहां विकल्प रूप में लोग नहीं देख रहे थे, तो एंटी बीजेपी जो वोट था, जो आम आदमी पार्टी देना नहीं चाहता था, कांग्रेस वहां पर इस लायक थी नहीं, तो वो नोटा को कहीं न कहीं चला गया। तो वो एक वैक्यूम जो क्लियर हुआ था वहां पर, तो नोटा ने उसकी जगह ले ली थी। और कहीं ना कहीं लोग नोटा में इसलिए भी गए, कई लोग होता है कि भाई हमें ये कैंडिडेट है, नहीं देना उसको। बिल्कुल बिल्कुल, कैंडिडेट खिलाफ, पार्टी से नाराजगी नहीं, कैंडिडेट से नाराजगी है, जब पार्टी खिलाफ नहीं जाना, तो इसका भी असर पड़ता है। तो नोटा जो एक नया आया है, उसको आपको नोटा पे बहुत ज्यादा फोकस इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत ट्रेंड जा रहा है। जब लोगों को, जब जो कैंडिडेट्स उनमें चुनना चाहिए, बजाय इसके कि आप वोट देने जा रहे हैं लेकिन तब भी नहीं दे रहे, उससे कोई अर्थ नहीं रह जाता। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्मी, और वो कहीं ना कहीं हमारे वोटिंग टर्न आउट को प्रभावित उसने किया है। आप मान रहे हैं? देखो, गर्मी से असर तो पड़ता है, लेकिन इतना असर नहीं पड़ता। हर चुनाव गर्मी में हुए हैं, पिछले 2 चुनाव भी उसी मौसम में हुए हैं, 10-15 दिन का अंतर रहा। लेकिन इस बार की गर्मी कुछ खास थी। गर्मी हर बार की होती, ज़्यादा लगती है हमें, जब भी आती है तब टेम्परेचर रिकॉर्ड टूटते पहले कोई रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार लगातार एक जनता में एक भावना थी कि आएगा तो मोदी ही। इस तरह जो माहौल बन गया था, उसने कहीं ना कहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वोटर्स जो है उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, वोटर का ही ओवर कॉन्फिडेंस, वोट नहीं डालने जाएंगे तो भी मोदी ही आएगा। तो बीजेपी का नुकसान जो कहीं दिख रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि आएगा तो मोदी ही, हम वोट नहीं डालने जाएंगे तो भी आएगा। क्या बात, ये भी एक बड़ा फैक्टर आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। इस तरह का माहौल कम से कम राजनीतिक दलों को नहीं बनाना चाहिए। हर चुनाव को चुनाव की तय लड़ना चाहिए, तभी। कृति हमारे साथ आ गई हैं, हमारे साथ हैं, और इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे हम लोग दोनों। जी। Well, absolutely, Ramveer ji. The Election Commission of India is counting hundreds of millions of votes, announcing the results of India's 18th Lok Sabha elections after 6 weeks and 7 phases of what has been the world's largest ever democratic exercise. All eyes are on the Lok Sabha election results, with a number of high-profile electoral battles starring veterans and debutants. Let's continue the discussion, of course, Ramveer ji, and Dr. Chaudhary, coming to you. The latest figures that we are getting, of course, NDA reaching the majority mark, touching almost 295. What do you make of these latest numbers? The results are still settling down, so we cannot predict at this moment. But yes, the broad indications are that the salience of silence, that is silent voters,
appear to be winning, appear to be making a move towards the mandate of the people. So when we say silent voters, which means that there could be pro-incumbency as well as anti-incumbency across India. Second, I would say that many psephologists and psephological centers were not very sure about these changing trends, and Indian electoral democracy witnesses these changing trends and transformations over the period. So it was difficult to just understand and underline this kind of undercurrent. As our panelist has rightly stated, it was not merely the urban say apathy, but I would also say that it was somehow the regional empathy for the parties and the regional players who were there giving good challenge to the BJP-led ND in some of the states. For instance, the results of Uttar Pradesh and Rajasthan may be astonishing, but when we see the reverse trends in Odisha and even Andhra Pradesh, one could see that there was both pro-incumbency and anti-incumbency going side by side, and I would say that this salience of silence, the silent voters have really made a big impact on the mandate of the 2024 Lok Sabha elections. Dr. Chaudhary, this of course, as we were discussing yesterday also on the show, that this is the sign of maturing democracy.